नमस्कार दोस्तों, सीएसपी एकेडमी के टॉपर्स टॉक सीरीज में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग 66 बैच के 56 रैंक डीवाईएसपी संदीप कुमार के साथ हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह वीडियो मुझे सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी हेल्पफुल होगा जिनका इंटरव्यू 64th बैच में हो चुका था और 65th बैच में बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास भी आते हैं, इनका प्रीलिम्स ही नहीं हुआ और फिर 65th बैच या 66th में आपने दिया मेंस और फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। संदीप जी ऐसे स्टूडेंट्स में ही एक स्टूडेंट है इनका 64th बैच में 2 मार्क्स से फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। इंपॉर्टेंट थिंग इज 64th बैच में फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ लेकिन 65th में प्रीलिम्स ही नहीं हुआ। अब देखिए कितना हॉरेबल मोमेंट होगा, 64th में 2 मार्क्स से छूट जाना और 65th में प्रीलिम्स नहीं होना। तो उस कंडीशन में कैसे ही अपने आप को मोटिवेट रख पाए, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो किए। 64th में अगर फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ तो ऑब्वियसली बात है मेंस और इंटरव्यू में कहीं कहीं कोई लग रहा होगा, तो उसमें कैसे इन्होंने करेक्शन किया और फिर 66th बैच में 56 रैंक मींस टॉप 100 में आना अपने आप में एक अचीवमेंट होता है। 56 रैंक में यह क्वालिफाई किया एज ए डीवाईएसपी। तो संदीप जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। और इम्पोर्टेंट है जो आप बहुत सारे बच्चों का मोटिवेशन हो सकते हैं क्योंकि आप बहुत ही अप्स एंड डाउन से पास करते हुए यहाँ तक पहुंचे। तो क्या क्या आपने स्ट्रेटेजी और कैसे कैसे क्या जर्नी रहा आपका, थोड़ा शॉर्ट में बच्चे लोगों को बताइए, देन फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि मेंस का क्या अप्रोच रहा था आपका और प्रीलिम्स का क्या अप्रोच रहा था। धन्यवाद सर, मुझे यहाँ बुलाने के लिए, एक मंच देने के लिए और मेरी कहानी जो है वो सबके साथ साझा करने के लिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ मेरी ही नहीं है, ये अप्स एंड डाउन्स की कहानी है जो कि बहुत बच्चों के साथ होती है। कुछ बच्चे इसमें टूट जाते हैं, कुछ इसको सेल थ्रू करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। मेरी कहानी सर स्टार्ट होती है 2017 से, जब मैंने पहला अटेम्प्ट 64 यूपीएससी दिया। तो जब मैं पीटी दे के निकला तो एक लेवल की तैयारी अच्छी खासी थी मेरी, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ। तो मुझे पता था कि मेरा पीटी हो रहा है, तो मैं उसी दिन से लग गया। फिर मेंस भी मुझे पता था जब मैंने एग्जाम दिया कि मेंस में मेरा होगा। तो मैं सर ओवर कॉन्फिडेंस टाइप का था कि मेरा इस बैच में एक पोस्ट तो पक्का है। हाँ, ऑब्वियसली बात है, किसी को पता नहीं होता वो पोस्ट कौन सी होगी, वो नहीं पता होता कभी। लेकिन जब रिजल्ट आया, रिजल्ट थोड़ा डिले हो गया था सर, कोरोना के कारण, कोरोना में डिले हो गया। तो उस बैच उसमें मेरा 2 नंबर से रह गया और उसमें प्रॉब्लम ये हुई कि मैंने इंटरव्यू के बाद पढ़ाई करना छोड़ दिया था ओवर कॉन्फिडेंस में कि अब तो बीपीएससी हो चुका है, मुझे सिर्फ अब यूपीएससी के लिए देखो। तो मैंने बीपीएससी लगभग छोड़ दी थी। लेकिन जब वो रिजल्ट नहीं हुआ तो मुझे काफी शॉक लगा, इतना ज्यादा शॉक लगा कि मेरा 65 यूपीएससी पीटी हुआ ही नहीं। तैयारी लगभग सेम, ऑलमोस्ट सेम, ज्यादा ही अच्छी कहूंगा मैं। लेकिन आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी क्या कर सकती है आपके साथ, ये आप यहाँ से इमोशनल मेंटल स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओवर कॉन्फिडेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पे समझने की जरूरत है आप लोगों को इनसे, जो कि रिजल्ट को लेके बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे और जब आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन कर रखते हैं और एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होता है तो आप डाउनफॉल भी उसी के अकॉर्डिंग होते हैं और जिस कारण से इनका 65th का प्रीलिम्स नहीं हुआ था। तो आपसे भी मेरा रिक्वेस्ट है, तो अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट ऑफ लाइफ, बहुत ज्यादा डिमोटिवेट होने की जरूरत है, अपने आप को स्टेबल रखना है, इमोशनल मेंटल स्टेबिलिटी पे वर्कआउट करने की जरूरत है। रिजल्ट आता है तो अच्छी बात है, हमारा अचीवमेंट है, इसी के लिए हम काम कर रहे हैं। यह ध्यान रखना है, यह आपका एक अचीवमेंट है, आपकी सफलता नहीं, आपकी सफलता तो और अभी जर्नी स्टार्ट हुआ है और आगे बढ़ना है। तो फिर 65th बैच में जब प्रीलिम्स नहीं हुआ तो फिर ज्यादा ही डिमोटिवेट हो गए और फिर आगे क्या रहा जर्नी, आगे सुनते हैं। तो उस पीडीएफ में जब मेरा नाम नहीं आया तो वो शाम का समय था, मुझे लगा कि अब क्या करूं, मतलब अब तो सब वापस जाऊं अपने सॉफ्टवेयर में या फिर क्या करूं। तो कैसे कैसे करके मेरी फैमिली ने बहुत मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी 2-3 अटेम्प्ट अच्छे से दो, फिर देखो क्या कर सकते हो। मैंने फिर मुझे 5-6 दिन लगे वापस करने में, मतलब बैक टू स्टडी आने में, बट वो धीरे धीरे हुआ। फिर मेरे पास सामने सीधा 65 तो हुआ नहीं था, फिर 66। तो 66 को मैंने सोचा कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट टाइप का है, तो उसमें भी मैं पीटी के लिए फिर तैयार हो गया, मेंटली अपने आप को स्ट्रांग बनाया कि अगर ये नहीं तो फिर मुझे क्या करना होगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो 66 बीपीएससी जब मैंने दिया पीटी, तो तब भी मुझे पता था कि अब इसमें भी मेरा होगा। ऑल्दो कट ऑफ बहुत हाई गया लेकिन तब भी मेरा सिलेक्शन उसमें हो गया। तो इमोशनल स्टेबिलिटी आपको क्या कर सकती है, एक एग्जाम में आप पीटी नहीं क्वालिफाई करेंगे, दूसरे में आप
एक अच्छा पद पा सकते हैं। ये यहाँ का एग्जाम्पल लीजिए। और 66 में क्या हुआ कि मैंने कुछ इंप्रूवमेंट्स की, जैसे 64 से मेरा कुछ प्रॉब्लमेटिक एरिया मैंने कॉपी मंगवाई अपने आरटीआई से, कभी साझा करूंगा बिल्कुल अगर मौका मिला तो। मेरी जैसे एक डीआई में क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, मैंने गलत क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिया, तो 20 नंबर का मुझे डिफरेंस वहां से देखने को मिला। पेपर 2 में मैंने काफी इंप्रूव किया, मुझे मेरा ऑलमोस्ट सब ठीक था, मतलब एवरेज 138 मार्क्स थे, उसमें मेरा एवरेज यही था 130 125, बट इस बार मुझे आया 156। अचानक से इस बार 150 लाना, मतलब 130 लाना मुश्किल है। इस बार मैंने बूम कराया उसको, उसमें मैंने कुछ स्ट्रेटेजी चेंज की, कुछ डेटा, कुछ इंस्टीट्यूशंस के नाम, कुछ जैसे कि स्कीम्स जो आ रही हैं उसके नाम नोट, मतलब ज्यादा तैयारी में चेंजेस नहीं की, लेवल वही था, स्ट्रेटेजी चेंज किया मेंस के लेवल पे, जिसमें स्कीम्स प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के। जी। अच्छा, कुछ एक दो एग्जांपल बता सकते हैं किस तरह के प्रोग्राम्स को यूज किया था पहले और अभी कैसे किया? जैसे सर इस बार 66 में एक सर्वे से क्वेश्चन आया था कि पॉवर्टी के लिए क्या क्या कर रही है बिहार सरकार और इंडियन गवर्नमेंट। तो मैंने उसमें जैसे नई स्कीम्स है, पीएम किसान है, उसको भी बताया। फिर बिहार गवर्नमेंट जैसे करती है, एक तो है जीविका, वो तो चलती आ रही है। हाँ। नई स्कीम्स में जैसे कि 7 निश्चय भी पॉवर्टी को कम करेगी। आप उसको ऐसे प्रोजेक्ट कर सकते हैं, वहां से आप चीजों को निकाल सकते हैं। अगर वुमेन एम्पावरमेंट होगा तो वो भी पॉवर्टी कम करेगी। एग्जैक्टली, हाँ। तो ये ऐसे मैंने यूज किया उसको, और मुझे लगता है मुझे वो बहुत फायदा किया। और इंटरव्यू के स्तर पे मैंने थोड़ा चेंजेस लाया, थोड़ा इस बार बोर्ड इंटरव्यू दिया, बट इस बार का जो मार्क्स है मेरा 4 नंबर कम हुआ। बट जी सर, पिछले बार मुझे 74 मिला था, इस बार 70 मिला। बट जो अगर रिलेटिव देखें तो इस बार वो 90 वाला जो ट्रेंड होता है, जैसे 80s मिल जाते हैं बहुत, इस बार है नहीं। इस बार एवरेज ही है वही 70 मार्क्स का 65। हाँ, तो उस हिसाब से मेरा यहाँ पे भी ठीक रहा। तो मेरे ओवरऑल सब्जेक्ट जैसे एक कोई बूम नहीं किया, जैसे सोशियोलॉजी में मेरे 2 मार्क्स की और मतलब बढ़ोतरी हुई, तो मेरा सारा सब्जेक्ट इस बार GS1 GS2 और बैलेंस, इसीलिए मेरे से ये फल प्राप्त हुआ, नहीं तो मुश्किल होती। एग्जैक्टली, बैलेंस इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, आप बैलेंस करिए चीजों को, और एक लेवल की प्रिपरेशन के बाद फिर आपको स्ट्रेटेजी हेल्प करती है, लेकिन वो इस एक लेवल पे आने के लिए आपको हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क और अंडर अच्छी गाइडेंस रहना पड़ेगा। तो अब हम लोग, थैंक यू, आपने बहुत अच्छी बात कही, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क और ऊपर स्ट्रेटेजी में चेंजेस भी उन्होंने बहुत सारा किया है। अब हम आते हैं स्टेप बाय स्टेप। जैसे प्रीलिम्स के लेवल पे एक न्यू फ्रेशर स्टूडेंट्स है, और 2 कैटेगरी में हम स्टूडेंट को कैटेगराइज करते हैं। एक ऐसा स्टूडेंट जो फ्रेशर है, दूसरा स्टूडेंट जैसे आपकी तरह 64 तक इंटरव्यू दिया था, लेकिन किसी कारण से वह क्वालिफाई 65 और 66 पे प्रीलिम्स को ही नहीं कर पाया, तो उसके लिए तो और हर्डल है। तो इस दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, जो फ्रेशर है और जो ऑलरेडी प्रीलिम्स इंटरव्यू दे करके प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है, तो दोनों के लिए क्या आपका मैसेज होगा, किस तरह से स्ट्रेटेजी में चेंजेस करते हो? मुझे लगता है सर कि जैसे फ्रेशर को तो पहले एक टाइम फ्रेम लेना चाहिए। जैसे आप अपने एक बेसिक टेस्ट दीजिए, प्रीवियस क्वेश्चन का बीपीएससी का निकाल के, उसमें आप देखिए आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर आपको एक रेंज 75 70 आ रहे हैं, आप ठीक ठाक स्टूडेंट हैं, तो आप एक साल का समय लीजिए, या तो कोचिंग करिए, या फिर अच्छी गाइडेंस में रहिए, या फिर अगर आपको लगता है सेल्फ तो सेल्फ करिए। तो जब तक आप 105 का ये बैरियर क्रॉस नहीं कर रहे हैं, मतलब नेक्स्ट टेस्ट से आप प्रिपेयर कीजिए। अब जैसे अलग अलग स्ट्रेटेजी क्या होगी कि हिस्ट्री पे आप फोकस करें, साइंस, करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल, ये 4 मेन फोकस एरिया। इसके अलावा जो 3 ज्योग्राफी, पॉलिटी वो चेंज करता है, वैरी करता रहता है, और मैथ्स के 10 क्वेश्चन। तो ये आप ऐसी स्ट्रेटेजी रखिए कि आप मिनिमम 110 से ऊपर जा रहे हो किसी भी कैटेगरी में। किसी भी कैटेगरी, हाँ एग्जैक्टली, हमारा टारगेट 110 होना चाहिए। 110 आज की परिस्थितियों को देखते हुए 110 प्लस टारगेट दिया आपने, तो आपको कुछ भी कभी भी हो सकता है, इजी क्वेश्चन आ गया, ज्यादा कट ऑफ चला जाएगा। एग्जैक्टली। तो जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जिनकी एक लेवल ऑफ प्रिपरेशन है, उनको मुझे लगता है, और हाँ प्रेशर के लिए एक बात और इम्पोर्टेंट, आप टेस्ट दीजिए। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा है, आप टेस्ट दीजिए, बिल्कुल टेस्ट कॉन्फिडेंस बढ़ाने का बहुत अच्छा काम है, आपको पता भी चलेगा आप किस लेवल पर है। और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं क्योंकि 1-2 मार्क्स से इधर उधर हो जा रहे हैं, मुझे लगता है उनको प्रिपरेशन से ज्यादा इमोशनल स्टेबिलिटी की जरूरत है। एग्जैक्टली, कॉन्फिडेंस की जरूरत है। और आप ज्यादा मूव ना करें अपनी स्ट्रेटेजी को, ऐसा नहीं करना चाहिए कि नहीं मेरा स्ट्रेटेजी बिल्कुल खराब हो गया है तो मैं 10 बुक और खरीद के ले आऊं, नहीं, आप उसी पे स्टिक करिए। आपको विश्वास होना चाहिए कि नहीं मैं अभी कुछ गड़बड़ हो गई है, लेकिन आगे वो चीजें ठीक हो जाएंगी। और बिल्कुल स्टेबल रहिए। दूसरे ऑप्शंस फिलहाल मत तलाशिए, एग्जाम के समय बाद में तलाशिए।
तो आपका भी आराम से हो जाएगा। जैसे मेरे साथ जो प्रॉब्लम आई थी वो बहुतों के साथ आती है, आप इसको ऐसे हैंडल कर सकते हो। थोड़ा योगा वगैरह कीजिए, थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, अपनी फैमिली से अच्छी लाइजिंग बना कर रखिए, उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताइए, रिलेशनशिप स्मूथ रखिए, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है। कॉन्फिडेंस और इमोशन सपोर्ट, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती है। और इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं जो लूसेंट, घटना चक्र, ये सब चीजें जो है इसको पढ़ना चाहिए या इसी से पढ़ के हमारा रिजल्ट हो सकता है। क्या ऐसा सही है? ये घटना चक्र और लूसेंट जैसे मटेरियल से हम क्या प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं? सर मुझे ऐसा नहीं लगता है। पहले आपको बेसिक एनसीईआरटी बुक्स या फिर जो अच्छी संस्थान है उनकी नोट्स को डिटेल पढ़ना पड़ेगा, कहानी को समझना पड़ेगा। हाँ, आपको डेटा याद नहीं रहेंगे शुरुआत में। ये सब बुक्स जो लूसेंट है, घटना चक्र है, ये एक प्रैक्टिस सेट की तरह है। आपको बार बार पढ़ने से आपको डेटा याद रहेगा। आप इसको रेफर लास्ट में करिए जब आप सब चीजों को समझ गए हो, तो एज अ रिवीजन एक जैसे 2-3 दिन में मुझे डेटा सेट देखना है, तो आप एक मोटी बुक नहीं उठा के एक पतली सी बुक उठा लीजिए, घटना चक्र से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। लेकिन अगर आप कहेंगे कि सिर्फ इसको पढ़ के मैं पास करता हूँ, तो दिस इज अ मिथ, ये नहीं पॉसिबल है। एग्जैक्टली, तो ऐसा ही होना चाहिए। एग्जैक्टली उन्होंने सही कहा है। पहले हमें एक्सटेंसिव वे में जाना चाहिए, गो टू एक्सटेंसिव डिटेल्स में जाना चाहिए। डिटेल्स में जाने के लिए, कंटेंट की डिटेल्स के लिए हमको एनसीईआरटी बुक फॉलो अप करना चाहिए, कुछ ऑथेंटिक टेक्स्ट बुक को फॉलो करना चाहिए, और जो क्लासेस होती है, अगर क्लासेस करते हो आप, क्लासेस के मटेरियल्स को फॉलो अप करना चाहिए। देन फिर आप इंटेंसिव हो सकते हैं। एक्सटेंसिव के बाद इंटेंसिव होना आसान होता है और एक्सटर्नलिटी हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट है क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, यह डिसाइड आप तभी कर सकते हैं जब आपने सारा कुछ पढ़ रखा है। पहले ही आप यह डिसाइड कर लेते हमें यह नहीं पढ़ना है, यह पॉसिबल नहीं। और बहुत सारे बच्चे ऐसा गलती करते हैं, इस कारण से उनका याद प्रीलिम्स हो जाता है तो मेंस नहीं, मेंस होता है तो इंटरव्यू। तो संदीप जी ने बहुत सही बोला है, जो आपको गो टू एक्सटेंसिव, फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू एक्सटेंसिव, देन फिर इंटेंसिव, और लूसेंट वगैरह लास्ट मोमेंट के लिए होता है। ये प्रीलिम्स का स्ट्रेटेजी था, बहुत शॉर्ट में है, हम लोग डिटेल्स में भी कभी डिस्कस करेंगे। अब मैं आता हूँ मेंस पे। मेंस में इंपॉर्टेंट होता है, हमारा सिलेक्शन मेंस होता है। मेंस में आंसर राइटिंग, नॉलेज है आपके पास या कोई फर्क नहीं पड़ता कितना नॉलेज है, डजंट मैटर, लेकिन इंपॉर्टेंट है आपने पेपर पे क्या लिख के आया, अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कंटेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन, क्या आपने लिखा है, क्या आपका जो राइटिंग स्किल है, स्किल वर्ड यूज होता है, यहाँ पे नॉलेज वर्ड यूज नहीं होता, यह भी इंपॉर्टेंट समझने की जरूरत है। स्किल ओवरनाइट नहीं हो सकता, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, यह प्रैक्टिस से डेवलप होगा। और कंटेंट के अकॉर्डिंग लिखा है, कंटेक्स्ट पे लिखा है, फिर प्रेजेंटेशन कैसा है आपका, और फिर क्या आपका जो आंसर राइटिंग है उसमें फ्लो है, क्या उससे ऑप्टिमिस्टिक वे ऑफ आंसर राइटिंग अप्रोच दिख रहा है, या फिर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स दिख रहा है, या फिर कुछ ऐसा कुछ आपने लिखा जिससे निगेटिविटी आ रही है। इन सब चीजों को भी देखने की जरूरत है। तो इन्हीं सब चीजों पे मैं संदीप से डिस्कस करना चाहूंगा, जो क्या यह ऐसा अप्रोच रखते थे आंसर राइटिंग को लेकर के जीएस पेपर 1 में और पेपर 2 में। ऑब्वियसली बात है, जीएस पेपर होगा तो ऑप्शनल पेपर सोशियोलॉजी का था, तो सोशियोलॉजी इन्होंने क्या अप्रोच रखा था, जो इनको पेपर 2 में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, एवरेज स्टूडेंट से बहुत अच्छा मार्क्स इनका है। और पेपर 2 मुझे लगता है जनरली पेपर 2 में मार्क्स लाना टफ होता है, बच्चे लोग बोलते हैं सर टफ होता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स जैसा पेपर नहीं है जो मार्क्स ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, वहाँ पे इक्वालिटी है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, साइंस के जैसे सब्जेक्ट है। तो इन्होंने पेपर 2 और पेपर 1 के लिए क्या स्ट्रेटेजी रखा है, ये देखते हैं। मेंस तो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है Exactly, हाँ। जर्नी का। यहाँ से आप या तो मेक या ब्रेक कर देते हैं, या तो ये रैंक में दिलाने में भी आपको बहुत मददगार है। मेरा सर सिंपल अप्रोच हुआ करता था कि जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री के लिए मैं अच्छी कोचिंग की नोट्स उसको मैं रेफर करता था, एक स्टैंडर्ड बुक कोई भी हो आप जिसमें कंफर्टेबल हो इंग्लिश हिंदी में, उससे आप अपना नोट्स बना लीजिए, एक सिनॉप्सिस बना लीजिए 10 पेजेस 12 पेजेस, जिसको आप एग्जाम की लास्ट डे अच्छे से देख लें, क्योंकि 22 टॉपिक है हिस्ट्री में, उसमें से 3-4 रिपीट होते रहते हैं, तो उसको आप आइडेंटिफाई पहले ही कर लेते हैं। अगर ये आएगा तो मैं इसको ऐसे अटेम्प्ट करूंगा। हाँ, अगर कुछ ट्विस्टिंग आ गई उसमें, जैसे कुछ कहीं से कनेक्ट कर दिया, लाइक पाल आर्ट को बुद्धिस्ट से कनेक्ट कर दिया, या फिर इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच ना, आप पहले एंटिसिपेट करके ऐसा शायद हो सकता है, तो आप माइंडसेट करिए कि ऐसा होगा तो मैं क्या करूंगा, उसको मैं किस तरह से डील करूंगा। बुद्धिस्ट वाला आप पहले से रखें, अलग अलग पेंटिंग्स को आप पहले से करके रखें, उनमें इंटर कनेक्शन जो है उसको बिठा कर रखें, कंपैरेटिव भी हो सकता है एनालिसिस। तो वैसे मैं हिस्ट्री क्वेश्चन करता था, उसको प्रैक्टिस करता था, और एग्जाम के लास्ट साइड उसको फिर से पढ़ता था, ताकि मुझे एकदम एग्जैक्ट याद रहे डेटा वगैरह। डीआई के लिए चूंकि सर मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, मैथ्स वगैरह ठीक थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने सिलेक्टेड चैप्टर्स किए थे आर एस अग्रवाल के,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने किए सारे बीपीएससी के जो भी आए हैं आंसर। इसमें मेरा एक अप्रोच क्या रहता था, जैसे बीपीएससी क्या करती है, 4 क्वेश्चंस में 2 बनाने होते हैं, उसमें 2 क्वेश्चंस ट्विस्टेड होती हैं हर एक बीपीएससी ऐसा देखने में आता है 60 बुक्स मतलब कोई भी बैच। हाँ, उनमें आप इसमें ट्रिक ये है कि आप उन 2 इजी क्वेश्चंस को वहां से पिकअप करें। अगर आप इजी पिकअप कर लेते हैं और आप वहां से अगर वो 72 बना लेते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। मतलब सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। आप कैसे क्वेश्चन का सिलेक्शन करते हैं यह भी इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। और हिस्ट्री में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हर एक मुझे बिना कहने की जरूरत नहीं है, आप मतलब देखते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाते रहिए, ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं क्वेश्चन। और डीआई में ऐसा है कि आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस ना करें, कहीं टेस्ट सीरीज दें प्रॉपर, ताकि उस टाइम फ्रेम में आपको ऐसा मैं सोचता हूँ। पेपर 1 का प्रिपरेशन जो है हमेशा स्टार्ट होना चाहिए स्टैटिस्टिक्स से, क्या ये सही है? मतलब इसलिए जो आंसर डीआई से बिकॉज ऑफ बच्चे जनरली करते क्या है, जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, सारे सब्जेक्ट, और स्टैटिस्टिक्स और डीआई को जो है लास्ट में रखते हैं। तो लास्ट में मैं रिवाइज कर दूंगा और फिर एग्जाम दे दूंगा, जिस कारण से जो है वहाँ पे स्पीड में या फिर जो एक्यूरेसी को लेकर के इशू होता है ना? जी सर, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। मुझे लगता है कि जो डीआई है, अगर आपका डीआई एवरेज से अबव है, उसको पहले अटेम्प्ट करें आप। एग्जैक्टली पहले अटेम्प्ट करें, क्योंकि वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है। उसमें आपका अगर एक पूरा सही हो गया और एक दूसरे वाले क्वेश्चन में हाफ भी से हो गया, तब भी आप वहां से अबव 50 मार्क्स निकाल लेंगे। एग्जैक्टली, हाँ। तो आप एक रेस में काफी आगे चले गए। हाँ, ये प्रोवाइडेड यू आर इन विद इन टाइम लिमिट, ये नहीं कि 2 घंटे में 2 क्वेश्चन बना रहे हैं। उसके बाद आप क्या करें कि दोनों सेक्शंस को, हिस्ट्री और करंट अफेयर्स को अटेम्प्ट करें। मुझे लगता है कि करंट अफेयर्स को सबसे लास्ट में करें, क्योंकि वो अनप्रेडिक्टेबल चीजें हैं। हिस्ट्री में भी आपको चीजें याद रहेंगी, तो गो फॉर डीआई, हिस्ट्री, देन करंट अफेयर्स। एग्जैक्टली। और अगर आप डीआई में बहुत ही वीक है, जैसे आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं बन रहा, फिर आप इस स्ट्रेटजी को अकॉर्डिंगली चेंज करें, लास्ट में फिर आप लास्ट में। लेकिन आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन सर डीआई लास्ट में करने में ये है कि प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, आप कैलकुलेशंस मिस्टेक करते हैं, वो एक्यूरेसी नहीं हो पाता। हाँ, वो पेपर 2 का क्या स्ट्रेटेजी रहा? पेपर 2 का सर, जैसे मैंने पॉलिटी के लिए क्या किया था, मैंने पॉलिटी की लक्ष्मीकांत पढ़ी, न्यूज पेपर में जो भी इश्यूज चल रहे थे, उसके बाद में क्या करता था, जैसे अब गवर्नर सब जानते हैं, प्रेसिडेंट सब जानते हैं, मैं क्या करता था, जो चीजें मैं जो याद नहीं रख पाता हूँ, जैसे गवर्नर के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, कुछ इंपॉर्टेंट केसेस जो गवर्नर के रिगार्डिंग है, प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग है, मैं उनको अलग से लिख रखा था, एक डेटा शीट बना लिया था। मैं एग्जाम के पहले सर, अब मटेरियल सबको पता होता है कि ये मटेरियल्स हैं, ये चीजें हैं गवर्नर में, लेकिन वो केसेस याद नहीं रहती जनरली आर्टिकल्स। मैं उनको रिवाइज करता था बार बार, एग्जाम से 10 मिनट पहले भी उसको देखता था, तब मैं जाता था और उन सब आर्टिकल्स को कोट करता था, मतलब जहां जहां रेलेवेंट, ये भी नहीं इरेलेवेंट चीजें कहीं मत कोट कर दीजिए, तो बैक फायर कर जाएगी। एग्जैक्टली, हाँ। रेलेवेंट है आप कोट करिए, आपको मार्क्स में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि वो बच्चे नहीं कोट करेंगे जनरली, क्योंकि वो काफी पहले रिवाइज करेंगे। सही बात है। करंट कथा कहानी नहीं लिखनी है, आप रेलेवेंट लिखो, रिलेवेंट लिखिए, साथ ही साथ जो है अपडेटेड पॉइंट्स, अपडेटेड, हाँ, करंट अफेयर्स। जैसे राइट टू प्राइवेसी है, तो उसमें पुट्टुस्वामी केस वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, आप उसको लिखिए, आपको मार्क्स ज्यादा आएंगे। एग्जामिनर में नहीं, बच्चा अवेयर है। अब इकोनॉमिक ज्योग्राफी के लिए मैं क्या करता था, जो बेसिक मटेरियल्स होती है एनसीईआरटी की, एक स्टैंडर्ड बुक रमेश सिंह सर की या फिर संजीव वर्मा सर की, जिसकी भी है, या फिर कोई कोचिंग अच्छी नोट्स है वो कर लीजिए आप, ये तो बेसिक हो गई। इसमें इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच चाहिए, वो जैसे इकोनॉमिक की चीजें और ज्योग्राफी की चीजें, जैसे एग्रीकल्चर है, तो इकोनॉमिक ज्योग्राफिक चीजें एग्रीकल्चर में आप कैसे जोड़ेंगे, लाइक स्कीम भी जोड़ेंगे, और आप फिर मान लीजिए कि एग्रीकल्चर की चीजें आप रेनफॉल से दिखाइए, या फिर इरिगेशन का चेंजेस पैटर्न दिखाइए, और उसको दिखाइए कि हाँ अब मतलब क्या क्या नई नई स्कीम्स ला रही है गवर्नमेंट, तो आपने जोड़ दिया दोनों सब्जेक्ट को, एग्जामिनर को बेटर लगेगा। और इसमें मैं सिर्फ 3 चीजें करता था इकोनॉमिक ज्योग्राफी के लिए। एक तो डेटा, और मतलब डेटा शीट में प्रिपेयर करता था इकोनॉमिक सर्वे से। इंस्टीट्यूशंस में इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन जैसे लाइक वर्ल्ड बैंक, IMF, WEF, नाबार्ड, नीति आयोग, जो कहा है मैं उसको रखता था अपने डेटा शीट। और तीसरी जो चीज करता था मैं, ये तो हो गई मतलब डेटा से रिलेटेड, तीसरी होगी फ्लो चार्ट, डायग्राम्स, एग्जैक्टली, ये मैं करता था, और मुझे इससे बहुत फायदा मिला। मतलब मार्क्स इनहेंसमेंट में ये सब चीजें काफी काम आई है। थर्ड है साइंस एंड टेक, क्योंकि मैं साइंस एंड टेक मतलब बैकग्राउंड का हूँ सर, तो टॉपिक्स मेरे पास प्रिपेयर्ड थी, 8-9 टॉपिक्स है, कोई भी प्रिपेयर कर सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है, वो सिंपल चीजें हैं। आप पहले से नोट्स प्रिपेयर करके रखिए और रटिए नहीं उसको, आपको उसके एप्लीकेशंस पार्ट को बिल्कुल पता होना चाहिए कि हाँ इसरो अगर ये गगनयान भेज रही है, तो गगनयान तो भेज रही है, ठीक है, वो कितने किलो का है, वो सब कितने कहाँ से छोड़ा, इन्फॉर्मेशन वो पीटी में काम आएगी।
गो फॉर एप्लीकेशन ऑफ गगनयान, इसका Exactly. क्या फायदा होगा। तो चीजें इस तरह से आती है, लाइक ड्रॉट मैनेजमेंट, फ्लड है, ड्रॉट है, इसमें कौन कौन सी इंस्टीट्यूशन काम करती है, कैसे काम करती है, ये सब आपको चीजें पता होनी चाहिए, बिहार की क्या स्थिति है इस मामले में। और जैसे आजकल रोबोटिक्स वगैरह की ज्यादा मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें ज्यादा आ रही है, एआई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सब चीजों से आप अवेयर रखिए अपने आपको, न्यूज पेपर पढ़ते रहिएगा, आपको ये चीजें बहुत पता रहेंगी, रटना नहीं है इसमें साइंस में। क्योंकि मैंने जो इस बार 2 लिखा है, मैंने बहुत सारे एप्लीकेशन लिखे हैं, अब देखो मेरा मार्क्स गिरा चुका, बहुत सारे बच्चों ने नहीं लिखी थी इस तरह से, मैंने फैक्चुअल ज्यादा लिख दिया। एप्लीकेशंस पे जाइए तो। और ऑप्शनल के लिए मैंने क्या किया था, मेरे सोशियोलॉजी ऑप्शन था, मैंने तो इसके लिए मैंने प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉलो की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, चैप्टर्स को पहले ही मैंने आइडेंटिफाई कर लिया था। फिर मैंने प्रॉपर थिंकर्स के लिए अलग से एक बुक पढ़ी थी, रिट्जर और नंबर्स है जो सिलेक्टेड, तो वहां से मेरा एक बेस अच्छा बन गया, जो कि नॉर्मल से अलग हो गया। फिर मैंने क्या किया, इग्नू को मैंने एज अ रेफरेंस मटेरियल यूज किया, इग्नू से मैंने सारी अपनी नोट्स जो यूपीएससी के अलावा मुझे चाहिए थी वो मैंने प्रिपेयर किया। फिर मैं आंसर राइटिंग जो टॉपिक्स आने वाली हैं, लगता था मुझे इससे आएंगी और वो आती भी थी लगभग। अगर आप अच्छे से स्ट्रेटेजाइज करने, अगर आप स्ट्रेटेजिकली पता चल जाएगा क्वेश्चन क्या आने वाले हैं। तो अब उसको पहले से प्रैक्टिस करके जाए और उसको वहाँ पे रेप्लिकेट करने की कोशिश करें। और 1-2 क्वेश्चन इधर उधर जाती है तो कोई उससे हार्ड एंड फास्ट प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको वहाँ पे एज इट इज मतलब बना लीजिए उस आंसर को और अच्छे से लिखिए, एक अच्छा मार्क्स आपको देखने को मिलेगा। तो ये रहा इनके प्रीलिम्स का, मेंस का स्ट्रेटेजी। और ऑप्शनल पेपर के लिए भी इन्होंने जो बुक्स को फॉलो किया, जो स्ट्रेटेजी को फॉलो किया, वो उसको भी इन्होंने डिस्कस किया है बहुत अच्छे तरीके से। इसको लेकर के हम लोग और भी वीडियो सीरीज में लेके आएंगे, लाइक अगर इन प्रीलिम्स स्पेशल कुछ क्लासेस भी आपको यूट्यूब पे हम लोग इसको ये करवाएंगे। मेंस को लेकर के, मेंस की आंसर राइटिंग को लेकर कुछ क्वेश्चन के साथ डिस्कस करवाएंगे। और साथ ही साथ इनका जो अपना मेंस का आंसर राइटिंग कॉपी, चूंकि आपने 64 का मंगाया था, तो 64 वाले मेंस का क्या था इनका आंसर राइटिंग का अप्रोच, उस कॉपी को भी हम लोग डिस्प्ले करेंगे इस पर्टिकुलर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, देन फिर टॉपर्स टॉक के सीरीज में नेक्स्ट टाइम फिर हम लोग देखते हैं और आगे क्या है। थैंक यू।